अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू ऑरेक्स सॉल्यूशन प्रोवाइडर यूट्यूब चैनल। तो अच्छा, ऑरेक्स डेवलपर यूट्यूब चैनल और ऑरेक्स सॉल्यूशन प्रोवाइडर यूट्यूब चैनल, ये दोनों ही चैनल जो है ना वो मेरे ही हैं, ठीक है ना। तो ये दोनों के ऊपर मैं डिफरेंट टाइप की जो है ना वो वीडियोस डालता हूँ, ठीक है। आज जो मैं वीडियो लेके आया हूँ ना, जो कंटेंट है आज का, जो टाइटल है वो ये है कि किस तरह आप एक डेटाबेस की ईआरडी डायग्राम जनरेट करते हैं, किस तरह वो डिज़ाइन करते हैं। हम एक डेटाबेस बना रहे हैं, फार्मेसी का एक सॉफ्टवेयर है, तो उसकी मैं एक डेटाबेस बना रहा हूँ। और ये डेटाबेस कर क्या रहा हूँ पहले मैं, कि मैंने ये पहले डेटाबेस जो है मैंने बनाई हुई है, लेकिन मैं इसको दोबारा से क्या कर रहा हूँ कि इसको इसके अंदर टेबल्स की कुछ एडिंग करने थे, टेबल ऐड करने थे। तो मैंने क्या किया है कि मैंने कहा अच्छा चलो ठीक है, टेबल ऐड करने हैं तो मैं साथ साथ ना यूज़र्स के लिए ना एक छोटी सी वीडियो भी बना लेता हूँ, ताकि आपको ये समझ भी आ जाए कि यार किस तरह डेटाबेस जो है ना वो हमें बनानी चाहिए एज अ प्रोफेशनल वे। और इसके लिए कोई आपको एडिशनल टूल डाउनलोड करने या इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है। सारा का सारा काम जो है ना, जब आप माई एसक्यूएल, और आपको बता, अच्छा दूसरी चीज़ एक और बात क्लियर कर दूँ आपको मैं, कि यहाँ पे जो डेटाबेस मैं यूज़ कर रहा हूँ वो मैं कर रहा हूँ माई एसक्यूएल डेटाबेस है, ठीक है। और इसका ही मैंने माई एसक्यूएल वर्क बेंच जो है वो साथ ही, मतलब पूरा एक कम्युनिटी का माई एसक्यूएल सर्वर कम्युनिटी, जब आप इंस्टॉलर डाउनलोड करते हैं तो उसमें आपको वर्क बेंच ये इसका यूआई टूल जो है ना, जिसके अंदर आप सारी यूज़र इंटरफेस के ज़रिए आप अपनी सारी डेटाबेस स्कीमाज और टेबल्स की मैनेजमेंट या मेंटेनेंस करते हैं, ठीक है ना। तो वो सारी इसमें करते हैं। वैसे तो इसकी कमांड लाइन भी मिल जाती है, जब आप सर्वर अकेला सर्वर इंस्टॉल करेंगे तो आपको कमांड लाइन मिलेगी, लेकिन अगर आपने यूआई बेस करना है तो आप ये ऑटोमेटिक ये भी साथ डाउनलोड हो जाता है, इंस्टॉल हो जाता है। तो यहाँ पे क्या होता है कि पहले, अब यहाँ पे मैं कर क्या रहा हूँ कि पहले मैं ईआरडी डायग्राम बनाऊंगा, टेबल्स बनाऊंगा, उन टेबल्स के अंदर मैं अपनी फील्ड्स कॉलम्स लूँगा, उन कॉलम्स और फिर उन टेबल्स के मैं रिलेशनशिप्स क्रिएट करूँगा। जैसा कि अभी आपके सामने 5 टेबल आ रहे हैं, एक आइटम है, एक आइटम की डिटेल का टेबल है, और वो वन टू मैनी के साथ रिलेशनशिप बना हुआ है। इसी तरह एक यूज़र है और यूज़र्स की परमिशंस है, और एक मैंने मीडिएटर यूज़ किया हुआ है जो दोनों टेबल्स को ज्वाइन कर रहा है, ठीक है ना। इसे मीडिएटर टेबल कहते हैं या ज्वाइनिंग टेबल कहते हैं, जिसके साथ मैं इन दोनों टेबल्स को ज्वाइन कर रहा हूँ। इसमें होगा क्या कि यूज़र्स की परमिशन जो है ना वो सेपरेटली हर एक बंदे की अलग-अलग तौर पे ना वो सेव होती रहेगी यूज़र्स परमिशन वाले टेबल में। और परमिशन की जो जो की है प्राइमरी, वो एज अ रेफरेंस आएगी इस टेबल के अंदर, ज्वाइनिंग टेबल में, ठीक है। तो मास्टर टेबल हमारे पास यहाँ पे यूज़र्स है और परमिशंस है, और जो ज्वाइनिंग और मीडिएटर टेबल है वो हमारे पास यूज़र परमिशंस के नाम से है, ठीक है। अच्छा, अब जो चीज़ मैंने बनानी है ना, मैं सेल का मॉड्यूल आपको यहाँ बना के दिखाता हूँ, जिसमें मैंने सेल कैसे क्रिएट करनी है। उसमें हमारे पास सबसे पहले देखें दो चीज़ें, सेल के अंदर हमारे पास तीन टेबल्स जो है ना वो आएंगे। वो कौन कौन से? सबसे पहले एक ऐसा टेबल होगा जिस टेबल के अंदर डेली की आपकी डेली की सेल की एंट्री पड़ा करेगी। मतलब लेट्स सपोज के एक उसमें डेली की एक एंट्री, जब सॉफ्टवेयर आपका चलेगा वो डेट चेक करेगा, और वो पीछे बैकएंड में जाकर डेटाबेस में सेल्स के टेबल में चेक करेगा कि क्या आज की डेट की एंट्री हुई है। लेट्स सपोज इसकी आप मिसाल इस तरह ले सकते हैं कि आप एक दुकान पे बैठे हुए हैं और आपने सेल करनी शुरू की है। आपने रजिस्टर्ड खोला है अपना सेल वाला, और आपने सबसे ऊपर आज की डेट डाल दी है, लेकिन इत्तफाकन अल्लाह ताला भी इसमें बेहतरी करे, हुआ क्या है कि आज आपकी सेल कोई हुई ही नहीं है। तो वो रजिस्टर के ऊपर डेट आपने वैसे ही लिखी है, वो पेज वैसे का वैसे ही खाली है। अब आप आए हैं अगले दिन, जब आप अगले दिन आए हैं तो आपने उस डेट के नीचे लाइन लगाई है, और एक और कल की जो नई डेट है आज वाली वो डाल दी है। कल वाली डेट में कोई एंट्री नहीं थी, वो खाली थी, तो आज वाली डल गई। इसी तरह एंट्रीज डलती जाएंगी, ठीक है। अब अगर लेट्स सपोज के सेकंड डे आपकी 10 आइटम्स जो है वो सेल हुई, तो आपकी 10 आपने जो इनवाइसिस क्रिएट की है वो जाएगी सेल इनवाइस वाले टेबल के अंदर। यहाँ पे जो डेट आपने एंटर कर दी है वो एक सिंगल एंट्री हो गई है, जो उसके नीचे आपने 10 इनवाइसिस की डिटेल डालनी है ना, कि एक इनवाइस नंबर 1 है इतना बिल बना, इनवाइस 2 है इतना बिल, इनवाइस 3 इतना बिल। वो जो इनवाइसिस है वो हमारी जाएंगी सेल्स इनवाइसिस वाले टेबल के अंदर जाएंगी, ठीक है। तो
इस तरह ना हम क्या करते हैं कि हम सेल्स और सेल इनवॉइसेस और फिर उस सेल इनवॉइस के अंदर क्या क्या चीज़ें डील हुई है, क्या क्या चीज़ें आपने बेची हैं, उन उसके लिए भी रिकॉर्ड को एंटर करने के लिए एक अलहदा टेबल इस्तेमाल किया जाएगा। अच्छा, 3 तरीकों से मैं टेबल यूज़ कर रहा हूँ। मैं सेल इनवॉइस के अंदर भी अगर चाहता तो मल्टीपल कॉलम्स ऐड करके तो मैं उसको हॉरिज़ॉन्टली एक्सपेंड कर लेना था, तो और मेरा वो टेबल एक ही सेल इनवॉइस वाले टेबल के अंदर ही सेल्स डिटेल जो आइटम आपने सेल की ना उसकी इंफॉर्मेशन भी स्टोर हो जानी थी। लेकिन वहाँ पे कंसिस्टेंसी, ठीक है, डेटा इंटेग्रिटी और फिर आपका क्या होना है कि आपका जो टेबल है वो हॉरिजेंटली और वर्टिकली तो इंक्रीज होना ही होना था, तो हॉरिजेंटली भी आपके कॉलम्स जो है वो इंक्रीज हो जाएंगे। मैंने इस काम को शॉर्ट करने के लिए मैंने एक नॉर्मलाइजेशन वाला रूल अप्लाई किया है। मैंने कंसिस्टेंसी और मैंने मल्टीपल इन आइटम्स, जैसे अब एक इनवाइस है, एक इनवाइस में एक आइटम 2 बार भी हो सकती है, तो मैंने उसके लिए क्या किया कि मैंने इंटेग्रिटी और कंसिस्टेंसी और फिर मैंने डुप्लीकेशन को और स्टॉप करने के लिए मैंने क्या किया, मैंने इन तीनों टेबल्स के ऊपर नॉर्मलाइजेशन अप्लाई की और थर्ड नॉर्मलाइजेशन फॉर्म में इसको शिफ्ट करके मैंने टेबल अलहदा कर दिया। ठीक है। अब सेल्स वाली एंट्री डेली की डेली होगी, उसके अंदर 4 से 5 फील्ड्स होंगी। लेट्स सपोज के टोटल कैच सेल, टोटल क्रेडिट सेल, टोटल सेल लॉस और फिर इसके अलावा और 2-3 फील्ड्स होंगी जो उसमें आएंगे। हर बार जब आप इनवाइस क्रिएट करेंगे, सॉफ्टवेयर इनवाइस जनरेट करता है। किसी भी स्टोर पे जाते हैं, आपने ग्रॉसरी परचेज की है, आपकी ग्रॉसरी की प्राइस बनी है 1500 रुपये, तो उसकी जो इन्वेंट्री, उसकी जो सॉरी इनवाइस क्रिएट होगी, वो इनवाइस वाले सेल्स इनवाइस वाले टेबल में उसकी एक एंट्री होगी। जो आइटम्स आपने परचेज किया है वो सेल इनवाइस की फर्दर एक और टेबल होगा जो सेल इनवाइस का चाइल्ड टेबल होगा, वो उसके अंदर डिटेल एंटर होगी सारी प्रोडक्ट की जो आपने परचेज की है। फिर सेल इनवाइस के ऊपर जो आपका टोटल लगा होगा वो टोटल जाके आपका सेल्स वाली एंट्री के कैश कॉलम के अंदर जाके ऐड हो जाएगा। तो हमें हर बार अगर हमने चेक करना हो ना कि हमें यार इस डेट को 1 जुलाई 2023 वाले दिन कितनी सेल हुई, तो हम सिर्फ एक ही टेबल को कैलकुलेट करेंगे। वो कौन सा होगा? वो जस्ट ओनली सेल्स के नाम से होगा, सेल इनवॉइसेस के नाम से नहीं होगा। लेकिन अगर आप क्यूरी करेंगे, आप कहेंगे यार मैं चेक करना चाह रहा हूँ कि 1 जुलाई वाले दिन कौन कौन सी इनवॉइसेस जनरेट हुई थी, मैं उसको दिखना चाह रहा हूँ, तो फिर उसके लिए सिस्टम हमारा क्या करेगा, सेल्स इनवॉइसेस वाले टेबल को मैनिपुलेट करेगा, वहाँ से डाटा गैदर करेगा। ठीक है, तो ये इस तरह एक ये सीक्वेंस जो चल रही है, इसको मैं आपको 3 टेबल्स बना के मैं आपको इसका डेमो करके दिखाता हूँ कि आप देखें ध्यान से। आप डायरेक्ट भी डेटाबेस डिज़ाइन कर सकते हैं, लेकिन ये जो एक प्रोफेशनल वे है जिसमें आप ईआरडी डायग्राम, एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम बनाते हैं, जिसमें आप एंटिटीज़ को डिफ़ाइन करते हैं, उनके एट्रीब्यूट्स बनाते हैं और फिर उन एंटिटीज़ की आपस में उन एंटिटीज़ का आपस में रिलेशनशिप क्रिएट करते हैं। और फिर उस ये पूरा जब क्रिएट हो जाएगा तो आपने जस्ट ओनली वन क्लिक के ऊपर आपकी सारी डेटाबेस की जो एसक्यूएल स्क्रिप्ट है वो जनरेट हो जाएगी ऑटोमेटिकली। आपको वन बाय वन टेबल क्रिएट करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये चीज़ याद रखें। ये कॉन्सेप्ट एज अ प्रोफेशनल डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़रूरी है। इस लेक्चर के ज़रिए आपको डेस्कटॉप एप्लीकेशन, आपको वेब एप्लीकेशन, आपको मोबाइल एप्लीकेशन और आपको एम्बेडेड डिवाइसेस के अंदर तो डॉट डैट फाइल वाली डेटाबेसेस यूज़ होती है, लेकिन कुछ ऐसी एडवांस है जो जैसे काइस ओएस है, कुछ सैम्बियंस ओएस है जो सपोर्ट करते हैं, उनके लिए हम ऑनलाइन डेटाबेसेस भी यूज़ कर लेते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट आपको इन 3 फील्ड्स में तो लाजमी आपको सपोर्ट करेगा। डेटाबेस ये वाला कॉन्सेप्ट जो है ये वेब एप्लीकेशन, मोबाइल एप्लीकेशन और डेस्कटॉप एप्लीकेशन, इन तीनों में तो आपको ये मस्ट मस्ट आपको सपोर्ट करेगा। और कोई भी एप्लीकेशन बनाते हैं ना अगर आप किसी भी टाइप की, तो ये चीज़ याद रखें, डाटा स्टोरेज आपको चाहिए होती है किसी ना किसी तरह की। ठीक है, तो चले यहाँ टेबल्स ड्रा करते हैं। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि डेटाबेस जो है ना वो मैंने पहले बनाई भी हुई है। देखें मेरे पास ये सारे टेबल्स इसी के बने हुए हैं, लेकिन इसके अंदर मैंने कुछ टेबल्स ऐड करने थे, तो उसके लिए मुझे ज़रूरत थी, तो मैंने कहा चलें इसकी एक वीडियो भी बनाता हूँ और साथ साथ मैं आपको गाइड भी करूँगा और मैं आपको सारा का सारा काम करके दिखाऊँगा भी कैसे करते हैं आप ये काम। ठीक है,
तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो अब हमने टेबल बनाना है, जैसे मैंने आपको सेल्स का नाम लिया है, एक्चुअली ये जो थ्री टेबल्स टर्मिनोलॉजी मैं सेल्स इनवॉइसेस को नोट करने के लिए यूज़ करता हूँ, ये मैंने खुद से ही अडॉप्ट की हुई है। तो SAP या कोई और प्रोफेशनल सॉफ्टवेयर जो है, जो मल्टीनेशनल है, ये जो या जो रेटेड सॉफ्टवेयर्स हैं, उनके अंदर किस तरह स्टोर होती है आई डोंट नो ना, मैंने उनका कोई स्कीमा वगैरह देखा है। ठीक है, तो ये मैंने अपने तरीके से ही मैंने हैंडलिंग की, और मुझे अब तक मैं जितनी एप्लीकेशंस 20+ सॉफ्टवेयर्स बना चुका हूँ, उनके अंदर मैंने इसी तरह का रूल अप्लाई किया, और ये वेरी कंफर्टेबल है और बहुत इजीली आप डाटा हैंडल कर लेते हो। ठीक है, तो चले आएँ इसके लिए सेल्स वाला। जैसे ये सेल्स में आपको बताया, तो मैं आपको ये आपको वैसे ही मैं वर्बली बताऊँ, क्योंकि मेरे माइंड में सारी चीज़ें मौजूद है। सबसे पहले तो अच्छा, ये चीज़ें आपको ये तो मेरे साथ खुली हुई है, आपको समझ नहीं आएगी कि सर ने ये ओपन कैसे की है, तो आपको ये भी चीज़ बताता हूँ। सबसे पहले आपने जाना है ये होम के अंदर। होम के ऊपर आपको लेफ्ट साइड पे आपको 3 ऑप्शंस मिल रही है। ये है डेटाबेस की हैंडलिंग के लिए, ठीक है। ये है डायग्राम के लिए, देखें आपको ये 3 टेबल्स और उनके आपस में रिलेशनशिप बने हैं। ये है माइग्रेशन और ट्रांसफॉर्मेशन, आप स्कीमा ट्रांसफॉर्मेशन और माइग्रेशन के लिए, कि अगर आपने किसी और डेटाबेस के ऊपर अपने डाटा को शिफ्ट करना है या डेटाबेस को माइग्रेट करना है, तो उसके लिए ये आप यूज़ करेंगे। अभी हम जाएंगे ये डायग्राम के ऊपर, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके पास ये टैब ओपन हो जाएगा। ठीक है, इस टैब के ऊपर आपने क्या करना है, आपने ये प्लस बटन के ऊपर क्लिक करना है कि मैंने एक नया मॉडल क्रिएट करना है। आप प्लस पे क्लिक करें तो अच्छा, वो कहता है कि सिर्फ एक टाइम पे एक मॉडल ही ओपन हो सकता है। मैंने पहले भी मॉडल ओपन किया है, तो मैं इसको करंटली सेव कर लेता हूँ, तो वो ऑटोमेटिक पिछले वाले को क्लोज कर देगा और नया मॉडल ओपन कर देगा। अब जब मैंने मॉडल ओपन किया तो मेरे पास ये मॉडल का ओवरव्यू आ गया। ठीक है, इसमें ये फिजिकल स्कीमा के पास टैब के अंदर मेरे पास टेबल्स आएंगे, व्यूज़ आएंगे, रूटीन्स आएंगी और ग्रुप्स आ जाएंगे। रूटीन मीन्स के आप कोई प्रोसीजर्स वगैरह बनाना चाह रहे हैं, स्कीमा प्रिविलेज आ जाएगी, एसक्यूएल स्क्रिप्ट आ जाएगी, मॉडल के नोट्स आ जाएंगे अगर आपने नोटिंग भी साथ करनी है तो। फर्स्ट वाली टैब के अंदर आपके पास आती है डायग्राम, तो आप क्लिक करेंगे ऐड डायग्राम, इसके ऊपर डबल क्लिक करेंगे तो ERD डायग्राम आपकी, ये आपका पेज ओपन हो गया ERD। कंट्रोल स्क्रॉल आउट करेंगे तो जूम आउट होगा और जूम इन भी हो जाएगा आपका। ठीक है, मेरा ख्याल नहीं, जूम इन और जूम आउट फीचर यहाँ पे आल्ट की के साथ अवेलेबल है। आल्ट और स्क्रॉल करेंगे माउस का अप एंड डाउन तो जूम इन और जूम आउट हो रहा है। ठीक है, अच्छा ये तो चीज़ होगी। अब टेबल बनाना कैसे है, ये पेज ओपन हो गया। यहाँ से आपने टेबल को, ये देखें ये टेबल की ऑप्शन है, यहाँ क्लिक करेंगे तो टेबल ये ऊपर आपको बताएगा कि आप ये टेबल किस स्कीमा में क्रिएट कर रहे हैं, इंजन कौन सा है और कलेक्शन की टाइप कौन सी है। ठीक है, टेम्पलेट अभी तक मैंने कोई चूज़ नहीं किया, बिल्टन भी कुछ अवेलेबल हैं, जैसे ये पहले से बने हुए हैं, इसने वहीं से उठाया है, लेकिन मुझे ये ज़रूरत नहीं, मैं अपना ही क्रिएट करूँगा। इस पर क्लिक करें और वन क्लिक यहाँ पे करें तो ये टेबल ड्रैग हो गया। ठीक है, इसको सेलेक्ट करें और इसको एक्सपेंड कर लें। अभी तक ये टेबल एम्प्टी है। ठीक है, अभी इसमें कोई, इसका नाम भी टेबल 1 है और अंदर कोई भी इसके पास एट्रीब्यूट नहीं है। तो मैं इसको सिलेक्ट करके डिलीट का बटन दबा रहा हूँ और इस मैं डायग्राम को क्लोज कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने पहले, मेरा जो पूरा प्रोजेक्ट है वो मेरा चल रहा है, मैं उसी के अंदर टेबल बना के दिखाऊंगा। आपने स्टार्ट करना है तो आपने इस तरह स्टार्ट करना है। ठीक है, आप इसे क्लोज करें, इस वाली टैब को क्लोज करें और डो नॉट सेव कर दें, मुझे ये मॉडल सेव नहीं करना है। ठीक, होम में जाएं, मॉडलिंग में जाते हैं तो ये देखें ये एक डिज़ाइन जो है ना वो मेरे पास यहाँ बना हुआ है। जो भी जितनी फाइल्स होगी आपकी सारी इनलिस्ट हो जाएगी जो आपने सेव की होंगी। मैं यहाँ इसको क्लिक करता हूँ तो ये डिज़ाइन फाइल पूरी ओपन हो गई है। ठीक है, ये लें जी, ये डिज़ाइन आ गया जो मैंने अभी बनाया हुआ था। ठीक है, इसके अंदर ये टेबल मौजूद है। अब मैं इनके अंदर ही टेबल्स को ऐड करूंगा। साइड पे कैटलॉग ट्री आ रहा है, आप टेबल्स को, टेबल ट्री को ओपन करेंगे तो आपके पास ये टेबल्स 5 के 5 जो यहाँ बने हुए हैं उनकी सारी डिटेल यहाँ भी आ रही है आपके पास। अब मैं सिंपल क्या करूँगा, मैं यहाँ टेबल पर क्लिक करूँगा और यहाँ क्लिक करूँगा तो टेबल मेरे पास क्रिएट हो गया है। इसको एक्सपैंड कर लें, इसके ऊपर आपने यहाँ पे इसके नेम के ऊपर आपने डबल क्लिक करना है तो आपके पास नीचे डिटेल्स ओपन हो जाएगी। यहाँ पे वो आपको बताएगा कि आपने टेबल का नाम चेंज करना है तो आप नाम रखें। मैं इसका नाम रखता हूँ सेल्स के नाम से। ठीक है, और सबसे पहले इसका मैं एक एट्रीब्यूट लेता हूँ आईडी और इसकी डेटा टाइप होगी बिग इंटीजर। बिग इंटीजर इसलिए क्योंकि ये लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट चलेगा तो इसमें हर दिन की एंट्री होगी, तो बड़ा बिग इंट लेंगे तो आपको कोई टेंशन नहीं होगी, आपकी वैल्यू जो ओवर ओवर ओवरफ्लो नहीं करेगी आपकी इंटीजर की लिमिट से। ठीक है, और इसको ऑटो जनरेटेड में कर दूंगा। ठीक है, यहाँ पे साथ इसके मैं लेता हूँ सेल डेट।
कि सेल की डेट कौन सी है, किस दिन की ये एंट्री पड़ रही है, और इसकी टाइप लेंगे हम डेट। ये दो चीज़ें तो इस हम सेल्स रजिस्टर के लिहाज से हो गई। अब रजिस्टर के ऊपर क्या क्या चीज़ें, जैसे जब आप शाम को क्लोजिंग करते हैं तो आप चेक नहीं करते कि यार अच्छा कैश सेल कितनी है, क्रेडिट सेल कितनी है, सेल लॉस कितना है, टोटल सेल रिटर्न कितनी है, ठीक है ना। ये सब चीज़ें कैलकुलेट करते हैं ना, तो वही चीज़ें हम यहाँ भी डालेंगे। मैं सबसे पहले लिखूँगा कैश सेल, और इसकी डेटा टाइप रखूँगा फ्लोट वैल्यू के अंदर, क्योंकि पॉइंटिंग डेसिमल वैल्यू भी इसके अंदर हम डील करेंगे। कैश सेल, क्रेडिट सेल, इसकी टाइप भी मैं फ्लोट रखूँगा। इसके बाद कैश सेल, क्रेडिट सेल, फिर यहाँ पे आएगा सेल रिटर्न, इसकी टाइप भी फ्लोट होगी। फिर इसके बाद आएगा सेल लॉस, इसकी टाइप भी फ्लोट होगी। और यहाँ पे आप एंड पे एक रिमार्क्स के नाम से आप दे सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे इसकी जो लिमिट है ना वो मैं इंक्रीज़ कर रहा हूँ, 245 कर रहा हूँ, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा रिमार्क्स के अंदर डाटा स्टोर हो जाए। आप यहाँ पे इसको कंट्रोल एस करेंगे तो ये टेबल आपका सेव हो चुका है, ये एक टेबल बन गया। देखो कितना जल्दी प्रोडक्टिविटी भी आपकी इस टूल के ज़रिए, इस डायग्राम टूल के ज़रिए आपकी होगी, कि आप बहुत जल्द से जल्द अपनी डायग्राम भी ड्रा कर लेंगे। और डायग्राम ड्रा होगी तो समझें आपकी डाटाबेस रेडी है। आपने जस्ट ओनली वन क्लिक करना है तो डाटाबेस आपकी पूरी की पूरी टेबल्स और उनके रिलेशनशिप एवरीथिंग क्रिएट हो जानी खुद ब खुद, ठीक है। अच्छा जी, ये सेल्स का टेबल क्रिएट हो गया है। एक और टेबल क्रिएट करूँगा, यहाँ क्लिक करता हूँ तो मैं यहाँ लेके आता हूँ, और यहाँ से मैं इसको ड्रैग के ओपन करता हूँ, डबल क्लिक करता हूँ तो टेबल ओपन हो गया, और यहाँ नाम देता हूँ सेल्स इनवॉइसेस। अब इस टेबल के अंदर इनवॉइसेस जनरेट होगी, वो डाटा यहाँ पे सेव होना है इनवॉइसेस वाला। सबसे पहले मैं क्या नाम दूंगा इसको, इनवॉइस नंबर, और ये बिग इंट होगा, और ये ऑटो जनरेटेड होगा, ठीक है। इनवॉइस नंबर आ गया, कस्टमर आईडी आ गई कि किस कस्टमर के अगेंस्ट ये इनवॉइस जनरेट हुई है, तो यहाँ कस्टमर का रेफरेंस आएगा, तो बिग इंटीजर मैं यहाँ यूज़ करूँगा, क्योंकि मैंने यहाँ रिलेशनशिप क्रिएट करना है। अभी कस्टमर वाला टेबल बनाया नहीं है तो वो भी बनाऊंगा, तो मैं आपको रिलेशनशिप भी क्रिएट करके दिखाऊंगा, ठीक है। इसके बाद क्या जी आएगा, टोटल आपका टोटल बिल आ जाएगा आपका, कि बिल बना कितना है। टोटल जीएसटी आ जाएगा, कितना आपका जीएसटी बना। टोटल डिस्काउंट आ जाएगा कि आपको कितना उसके ऊपर टोटल डिस्काउंट मिला है। तो यहाँ पे आपके पास टोटल नेट बिल आ जाएगा, या इसको आप कह लें नेट बिल फ्लोट आ जाएगा, ठीक है। और इसके बाद कस्टमर भी आ गया। अब ये इनवॉइस कौन सा यूज़र लॉगिन था जिसने ये जनरेट की, उसके लिए यूज़र आईडी, वो भी रेफरेंस आएगा, ठीक हो गया। एक ये वाला आ गया, ये भी आ गया। अच्छा, इसके अलावा और कौन कौन सी फील्ड्स आनी चाहिए, और कौन कौन सी, यहाँ से मैं चेक कर लेता हूँ मैंने पहले कौन कौन सी ली है। इनवॉइस नंबर, इनवॉइस डेट टाइम, के किस टाइम पे वो इनवॉइस क्रिएट हुई है, ठीक है। इनवॉइस इनवॉइस डेट डेट टाइम, और इसके लिए मैं यूज़ करूँगा डेटा टाइप टाइम स्टैम्प, क्योंकि टाइम स्टैम्प के अंदर डेट भी आती है, और करंट आपका जो भी टाइम स्टैम्प होता है ना, आप जावा के अंदर, जैसे मैं जावा में बना रहा हूँ, तो आप जस्ट ओनली सिंगल कॉल के ज़रिए सिस्टम डॉट करंट टाइम स्टैम्प करेंगे तो आपके पास करंट टाइम जो है मिली सेकेंड में आ जाएगा। जब आप यहाँ पे स्टोर करेंगे वो ऑटोमेटिकली उसको कन्वर्ट करके डेटा टाइम में कन्वर्ट कर देगा। इसके अलावा कौन कौन सी मैंने फील्ड्स ली है, यूज़र ये कर ली, टोटल अमाउंट, जीएसटी, पेएबल, फ्लैट डिस्काउंट, मिसलीनियस कोई चीज़ अगर आपने कोई ऐड की है वो आ जाएगी, टोटल डिस्काउंट में ले लिया है। सेल आईडी आएगी, क्योंकि ये सेल इनवाइस है, इसको पीछे लिंक करना है हमने उस सेल डेट के साथ, तो वो यहाँ पे सेल्स आईडी आ जाएगी, और डेफिनेट बिग इंटीजर आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद एक और चीज़ मैंने यहाँ पे नोट की थी, सोर्स, कि ये सोर्स, ये जो इनवॉइस जनरेट हुई है ना, ये इनवॉइस की किस सोर्स यहाँ पे जो मैंने लिया हुआ ना, वो एक्चुअली स्टोर के लिहाज से, कि आप किस स्टोर से ये आप इनवॉइस जनरेट कर रहे हैं। स्टोर 1 है, स्टोर 2 है, स्टोर 3 है। अच्छा, सेल टाइप आ जाएगी
कि ये कैश सेल है या क्रेडिट सेल है, सेल टाइप। उसके बाद और कौन सी चीज़ है, टोटल आइटम, कि इसके अंदर टोटल आइटम्स कितनी थी, टोटल आइटम्स कि कितनी चीज़ें परचेज़ की गई थी, बजाय इसके कि मैं इसके चाइल्ड टेबल में जाके कैलकुलेशन करूँगा। तो उससे अच्छा है कि मैं इसको यहीं पे एट टाइम जब सेव कर रहा हूँ मैं यहाँ वैल्यू स्टोर करवाऊँगा, तो वो ईजी होता है उसको हैंडल करना। फिर इसी तरह जो फॉरेन कीज़ है ना मेरी, जो उनको मैं सबको लास्ट पे लेके आ रहा हूँ, ठीक है। इस तरह फॉरेन कीज़ जो होती है वो एंड पे रहती है, जो आपके फंक्शनल एट्रीब्यूट्स होते हैं वो लहदा रहते हैं। इसके अलावा टोटल डिस्काउंट डाल दिया, डिस्काउंट रेट ज़रूरत नहीं है इसको डालने की, या डाल लें, नोट कर लें कि कितना डिस्काउंट लगा था, डिस्काउंट रेट क्या था इसका जी, फ्लोट वैल्यू ये ले लेते हैं, डिस्काउंट रेट भी कैलकुलेट कर लेंगे हम, ठीक है। इसको यहाँ पे रखते हैं। इसके बाद जीएसटी और ये डेट टाइम इनवॉइस नंबर और वो भी हो गया, ठीक है। मिसलेनियस कोई अगर कोई चीज़ ऐड की है उसके लिए भी एक अमाउंट ऐड कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे डिस्काउंट रेट और ये, और इसको नाम दूंगा मैं टोटल मिसलेनियस, ताकि टोटल का लफ्ज़ जो है ना वो टोटल मुझे गाइड करेगा। एक मैं नोटेशन रख रहा हूँ जिसके ज़रिए मुझे पता लगता रहेगा। देखें अब ये टेबल क्रिएट हो गया है ना, अब ऑटो है, इसको आप जस्ट ओनली सेव करें तो ये टेबल आपका यहाँ कंप्लीट है। अब ये सेल इनवॉइस किस दिन क्रिएट हुई है इसको लिंक करना है, उसके लिए मुझे ये इस टेबल के साथ क्रिएट करना इस लिंक करना पड़ेगा। तो उसके लिए मुझे वन टू मैनी का रिलेशनशिप बनेगा, मतलब कि एक डेट है, जैसे आज की डेट है तो आज की डेट में मल्टीपल इनवॉइसेस जनरेट होगी, तो वन टू मैनी का रिलेशनशिप क्रिएट हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो जस्ट मैंने इस टेबल को इस टेबल के साथ इसको लिंक करना है, तो इसको सेलेक्ट कर लें, फॉरेन कीज़ में जाएं और यहाँ पे फॉरेन की का नाम देंगे। मैं लिखूँगा सेल इनवॉइसेस, पहले टेबल का नाम आएगा और फिर मैं लिखूँगा सेल्स आईडी, और जब मैं टैब करके रेफरेंस टेबल में जाऊँगा तो ड्रॉप डाउन ओपन होगी और इसमें मैं टेबल सेलेक्ट करूँगा जिसके साथ मैंने इसको लिंक करना है। अब यहाँ पे जाके मैं उस एट्रीब्यूट को सिलेक्ट करूँगा जिस एट्रीब्यूट को मैंने दूसरे पेरेंट टेबल मतलब कि रिलेशन वाले टेबल के साथ लिंक करना है। तो मैं इसको क्लिक करूँगा तो इसका ड्रॉप डाउन ओपन होगा और वो बताएगा कि आपने इस टेबल के अंदर किस एट्रीब्यूट या किस कॉलम के साथ आपने रिलेशनशिप पेरेंट और चाइल्ड वाला क्रिएट करना है। तो मैं आईडी वाला कर लूँगा। अब यहाँ पे मैं जो है ना वो कैस्केड जो ऑपरेशन जो है वो अप्लाई कर रहा हूँ कि अगर सेल्स वाले टेबल में अगर किसी दिन की एंट्री डिलीट होगी ना, आज के दिन की डिलीट होगी, तो उसके साथ फॉरेन की के ज़रिए ऑटोमेटिकली सेल इनवॉइसेस में जितनी आज के दिन की इनवॉइसेस होगी वो भी डिलीट हो जाएगी, कैस्केड। वैसे ये मैंने फंक्शनल जब डेटाबेस बना रहा हूँ उसमें मैंने ये फीचर दिया है, लेकिन सेल डेट को डिलीट करने वाली ऑप्शन जो है वो फ्रंट एंड में जो हम एप्लीकेशन बना रहे होते हैं उसमें हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हमने कस्टमर को या फिर यूज़र को इतना फैसिलिटेट करना है कि वो ये एंट्री भी डिलीट कर पाए या ना कर पाए। तो अमूमन हम क्या करते हैं कि ये ऑप्शन देते ही नहीं कि आप वो एंट्री को डिलीट कर सकते हैं या नहीं कर सकते, क्योंकि इस तरह जो रिकॉर्ड में जो होती है ना वो चीज़ें मैनिपुलेट हो जाती है। जैसे लेट्स सपोज के आपकी दुकान पे ऊपर कोई यूज़र है, उसने आपका लॉगिन वगैरह लेके एडमिन वाला उसने क्या किया, उसने शाम से पहले पहले उसने आज की कुछ इनवॉइसेस या फिर सारी आज के दिन की इनवॉइसेस जो है ना वो उसने डिलीट कर दी है। तो जब वो डिलीट हुई तो ऑटोमेटिक क्या हुआ, सेल कम हो जाएगी। जब सेल कम होगी लेकिन एक्चुअल में सेल ज़्यादा हुई है, तो जब वो कम हुई है तो वो पैसों में डिफरेंस आएगा, तो वो पैसे वो अपनी पॉकेट में डालेगा, बाकी वाले पैसे दराज में रहने देगा। तो यहाँ पे ये कन्फ्लिक्ट आता है। इसको रिमूव करने के लिए हम क्या करते हैं कि सेल डेट वाले जो टेबल है ना उसको रिमूव करने की ऑप्शन जो होती है ना वो हम यूज़र्स को देते ही नहीं है। यहाँ पे सिक्योरिटी जो है ना वो कंस्ट्रेंट भी अप्लाई होती है, ठीक है। तो ये सिंपल देखें जी, ये रिलेशनशिप जो है ना वो क्रिएट हो चुका है। वेरी इजी है, बड़ा इजीली जो है ना वो आप चीज़ों को मैनेज कर पाते हैं, ठीक है। अब इसी तरह एक और मैं आपको टेबल बना के दिखाता हूँ जिसमें इस इनवॉइसेस में जो जो चीज़ें सेल हुई है वो टेबल के अंदर स्टोर होगी और वो लिंक होगी इनवॉइस के साथ। यहाँ क्लिक करें, नया टेबल ओपन कर लिया, नया टेबल ड्रैग किया मैंने, क्रिएट किया, इसके ऊपर डबल क्लिक कर रहा हूँ तो डिटेल ओपन हुई और यहाँ मैं लिखूँगा सेल्स इनवॉइसेस
डिटेल्स कि सेल की जो इनवॉइस है ना, सेल्स इनवॉइस नहीं, लफ्ज़ आना चाहिए सेल्स इनवॉइसेस डिटेल्स। ठीक है ना, आप कोई भी नोटेशन यूज़ कर सकते हैं, मैं ये यूज़ कर रहा हूँ। अच्छा, ख़त्म है क्योंकि क्रिएट ही नहीं हुआ, तो सिंपल इसको डिलीट कर दें। कॉलम्स में आके तो पहला सबसे पहले आईडी और बिग इंटीजर, स्पेलिंग मिस्टेक है, बिग इंट स्टैंड फॉर बिग इंटीजर। और यहाँ पे अब मैं दूंगा आइटम आईडी कि कौन सी आइटम भाई सेल की है इस प्रोडक्ट, इस इनवॉइस के अंदर, उसका रेफरेंस आएगा और बिग इंटीजर आ जाएगा। और उस इनवॉइस की यूनिट प्राइस क्या थी, यूनिट प्राइस फ्लोटिंग में आएगा। फिर उसकी डिस्काउंट प्राइस क्या थी, फिर उसकी क्वांटिटी क्या थी, कितनी क्वांटिटी परचेज की थी उसने। ठीक हो गया। फिर उसकी उसका ग्रॉस टोटल क्या था, ग्रॉस अमाउंट क्या थी उसकी, और फिर यहाँ पे उसकी नेट अमाउंट क्या थी उसकी। ठीक है, और यहाँ पे हम कन्वर्ट लिंक करेंगे सेल, यहाँ मैं लिखूँगा सेल इनवॉइस आईडी कि कौन सी सेल इनवॉइस के साथ ये लिंक है, और ये डेफिनेट ये भी बिग इंटीजर होगी। अब यहाँ पे आके मैं चेक करता हूँ कि मैंने डिटेल के अंदर कौन कौन सी चीज़ें ली, कोई चीज़ मैंने मिस तो नहीं कर दी। क्वांटिटी है, यूनिट प्राइस है, डिस्काउंट प्राइस है, टोटल है, नेट प्राइस है, इनवॉइस नंबर है। ठीक है, एग्जैक्टली, बल्कि मैंने एक फील्ड शायद कोई एक्स्ट्रा ही डाली होगी। हाँ, इसके ऊपर जीएसटी वाली मैंने वैल्यू नहीं की, टैक्स टैक्स अमाउंट, और ये फ्लोट में आएगी। ठीक है, और इसको मैं यहाँ पे रखूँगा। क्वांटिटी जो है वो सबसे ऊपर आएगी, यूनिट प्राइस आएगी, डिस्काउंट प्राइस आएगी, उसके अंदर टैक्स की जो अमाउंट होगी वो ऐड हो जाएगी, और फिर दोनों सारी होकर ग्रॉस अमाउंट बनेगी। बल्कि ये यहाँ पे ग्रॉस अमाउंट बनेगी, उसके अंदर टैक्स ऐड होगा, और फिर आपकी वो बनेगी। अच्छा, मेरे पास ना यहाँ पे एक इनवॉइस भी मौजूद है, मैं वो भी आपके साथ शेयर करता हूँ। ये देखें, सबसे पहले पैक बैच, ये ट्रेड प्राइस आती है जिसे हम परचेजिंग प्राइस कहते हैं। ये जो है ना, आपने कितनी परचेज की है, एक एक जो ट्रेडिंग प्राइस है वो 212 है, और आपने 10 जो है ना वो परचेज की है, तो इसको मल्टीप्लाई किया तो 2125 में बन गया। कोई डिस्काउंट आपको मिला नहीं है, सेल टैक्स जो है वो आपका यहाँ पे आ गया। इन दोनों चीज़ों को, डिस्काउंट माइनस होता है, सेल टैक्स ऐड होके ये चीज़ कैलकुलेट हो जाती है। इसकी एग्जांपल मैं आपको यहाँ पे ये दिखाता हूँ, ये देखें। इसकी एग्जांपल ये है जी, ये जो है ना सेफ्रेश, ये इंजेक्शन है कोई, और ये 53 रुपीज़ का है, और ये 50 जो है ना हमने परचेज़ किए हैं, तो इसका बिल जो क्रिएट हुआ है ना वो 50 है, और इसका बिल क्रिएट 53.92 का है, और ये इसकी अमाउंट है। इसके ऊपर ये जो है ना ये डिस्काउंट मिला है उनको, तो ये डिस्काउंट अब यहाँ से माइनस होगा, तो ये फिर माइनस होकर ये वैल्यू कैलकुलेट हो गई है। ठीक है, अब यहाँ पे टैक्स अमाउंट भी आ गई, नेट अमाउंट, टैक्स अमाउंट ऐड ग्रॉस अमाउंट के अंदर जमा होगी तो आपकी नेट अमाउंट आएगी, और उससे पहले पहले आपके पास डिस्काउंट जो है ना वो माइनस हो जाएगा। ठीक हो गया जी। यहाँ पे एक और चीज़ आप कैलकुलेट कर लें, फ्लैट डिस्काउंट, कि आपने इस प्रोडक्ट के ऊपर फ्लैट डिस्काउंट कितना रखा हुआ है। ठीक है, डिस्काउंट प्राइस है, फिर फ्लैट डिस्काउंट है। अच्छा जी, ये भी हो गया। अब इस टेबल को लिंक करना है मैंने, तो लिंक के लिए मैं क्या करूँगा, फॉरेन की के अंदर जाऊँगा, और यहाँ मैं टाइप करूँगा सेल्स इनवॉइसेस डिटेल्स, सेल्स इनवॉइसेस आईडी। अच्छा, ये नाम लंबा लंबा हो रहा है, लेकिन ये एक नोटेशन फॉलो हो रही है कि सबसे पहले जिस टेबल में मैं फॉरेन की लगा रहा हूँ मैंने उसका नाम लिखा है, फिर जिसके साथ मैं लगा रहा हूँ मैंने उसका नाम लिख के
उसकी मैंने आगे आईडी का लफ्ज़ डाल दिया उसके एंड पे, ठीक है। और यहाँ से ड्रॉप डाउन में मैं जाके सेल इनवॉइस वाले को सेलेक्ट करूँगा और यहाँ पे इसको टिक करूँगा तो इनवॉइस आ जाएगा। और इसको भी हमने कैस्केड रखना है। लेट्स सपोज के अगर आपने यहाँ से कोई सेल इनवॉइस डिलीट की है तो ऑटोमेटिकली उसका रिकॉर्ड यहाँ से भी डिलीट हो जाएगा। आपको खुद से नहीं करना पड़ेगा। यहाँ पे आपकी कंसिस्टेंसी और इंटेग्रिटी का जो फंक्शन है वो फुलफिल होगा। ये टोटली जो तीनों टेबल है ये नॉर्मलाइजेशन को फॉलो करते हुए मैंने बनाए हैं, ठीक है। अच्छा, इनवॉइस के अंदर मैंने एक एट्रीब्यूट देखा था जिसमें, इसको पहले सेव कर लेते हैं, इसको ओपन करता हूँ। इसमें था कि फॉरेन की में मैंने सेल्स को तो मैंने कनेक्ट कर दिया लेकिन मैंने कस्टमर यूज़र को नहीं किया। कस्टमर का टेबल तो मेरे पास यहाँ नहीं है लेकिन यूज़र का है, तो यूज़र को भी लिंक कर देता हूँ मैं लिखूँगा यहाँ पे सेल्स इनवॉइसेस यूज़र आईडी और यहाँ पे मैं जाऊँगा यूज़र्स के अंदर और ये यूज़र्स वाली है, इसको टिक करूँगा तो यूज़र की आईडी आ जाएगी। अब यूज़र लेवल पे आपने ये कंस्ट्रेंट नहीं रखनी। लेट्स सपोज आपके पास एक सेल पर्सन आया था, सेलमैन, 6 महीने उसने काम किया, आपने उसका यूज़र नेम बना दिया था, लेकिन जब वो गया है जाते जाते उसने अपना क्या किया, यूज़र नेम डिलीट कर दिया या आपने डिलीट कर दिया। तो याद रखें कि यूज़र नेम अगर वो डिलीट करेगा तो यहाँ से एंट्रीज भी डिलीट हो जाएंगी। अगर मैं यहाँ पे कैस्केड कर दूंगा तो मैंने यहाँ पे कैस्केड नहीं करना। अगर एंट्रीज डिलीट हो जाएंगी तो आपका डाटा इफेक्ट हो जाएगा, आपके पास उस दिन की इनवॉइसेस का रिकॉर्ड नहीं रहेगा। तो यहाँ पे आपने इसको सिंपल नो एक्शन की बजाय आपने करना है रिस्ट्रिक्ट, कि आप डिलीट नहीं कर सकते भाई, आपके पास रिस्ट्रिक्शन लगी हुई है, ठीक है। तो आप सिंपल इसको सेव कर दें तो देखें आपके पास ये रिलेशनशिप जो है वो ऑटोमेटिक यूज़र्स के साथ भी क्रिएट हो चुका है, ठीक है। तो ये वीडियो थी, उम्मीद करता हूँ आपको चीज़ कुछ पल्ले पड़ी होगी। अगर ना लगी हो समझ तो काइंडली कमेंट में बताएं या फिर मेंशन करें कमेंट में कि ये वाला पॉइंट हमें समझ लगा। मैं फिर मज़ीद आपको हो सके तो कमेंट में डिफ़ाइन कर दूँगा, अदरवाइज़ मैं उसके ऊपर कुछ शॉर्ट वीडियो जनरेट कर दूँगा, ठीक है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें लाजमी। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को, जो हमारी सीएस की लाइन है, सीएस की सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की और कंप्यूटर साइंस की जो डोमेन है, इसके साथ इसके साथ जो जो बंदे लिंक्स हैं उनके साथ ये शेयर करें ताकि उनके नॉलेज में इजाफा आए कि यार आप जो देखें बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं या फिर कुछ और भी प्रोफेशनल लोग भी हैं जो वो क्या करते हैं कि वो ऑनलाइन जो है ना वो टूल्स यूज़ करते हैं जहाँ से आप ईआर डायग्राम जनरेट कर सकते हैं, बनाते हैं आप, ठीक है ना। जैसे यहाँ मैं अगर लिखूँ ना ऑनलाइन ईआरडी डायग्राम टूल फ्री, तो ये देखें ये आपके पास ऑनलाइन ये लूसिड चार्ट जो है काफ़ी पॉपुलर है। इसके ऊपर आप जो बनाते हैं वो ऑनलाइन सेव रहता है, आप अपने दोस्त को भी ऐड कर सकते हैं, वो भी शेयर कर सकता है। लेकिन वो ये एक्चुअली चीज़ें जो है ना वो क्या कहते हैं नेटवर्क बेस करती हैं अप्लाई, वन टू मैनी। ये देखें ये सारा मेक ई आर डी, आप सिंपल क्लिक करें तो आपकी ई आर डी वाला प्रोसेस जो है ना वो शुरू हो जाएगा, ठीक है। अब बता रहा कि आपने अब वो मेंबरशिप एक्वायर कर रहा है तो खैर, लेकिन इसमें देखें मैंने इसमें भी नेटवर्क वाला जो है ना वो रिमोटली वाला काम भी मैंने इसमें भी अपलोड किया। मैंने क्या किया, मैंने ये जो डिज़ाइन फाइल है ना मैंने इसको डायरेक्ट सेव ही गिट के ऊपर किया, गिट हब के ऊपर किया हुआ है। तो गिट हब के ऊपर आप ये फाइल को अपने दोस्त को ऐड करें, कोलैबोरेटर एज आ, वो डाउनलोड करेगा, वो चेंजेस अप्लाई करके उसको दोबारा सेव कर देगा और वो दोबारा फाइल आपके पास आ जाएगी। तो एक तरह का मैंने, आप कह लें कि मैंने गिट हब के अंदर कोड भी सेव किया है और साथ साथ मैंने ई आर डी डायग्राम की हैंडलिंग भी की हुई है। मतलब कि मैंने डेवलपमेंट के साथ साथ मैंने लूसिड चार्ट वाला भी अल्टरनेट जो है ना अपने डेवलपमेंट प्रोसेस लाइफ साइकिल में ऐड कर दी है, ठीक है। बहुत शुक्रिया वीडियो देखने का। वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी मस्ट करना है आपने। मैं आपका बहुत शुक्रगुजार होऊंगा, ठीक है। अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और दुआओं में हम सब को याद रखिएगा।